Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel, Study Hood. So, in our today's sections, we are going to start our new topic that is digestive system, and it is related with your chapter life process in animals and the plants, as we discussed in our previous lecture. So, let us start our discussion about the digestive system in the animals. So डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आप जो भी फूड इंटेक्ट करते हो उस फूड के माउथ से लेकर सफर जो उसका स्टार्ट होता है और जब तक वो फूड जो है इजेक्ट हो जाए फ्रॉम द एनस तब तक के सफर को हम उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज. तो उस पूरी ट्रैक को बेसिकली हम बोलते हैं गट. ठीक है जी. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. अब ये सारी ट्रैक वहां से शुरू होती है वो बेसिकली आपके माउथ से शुरू होती है जिसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं लिप्स. अगर आप बोलना चाहें लिप्स देन वो कंटिन्यू रहती है फिर वो आपके ओरल कैविटी अगर आप बोलो पूरे लिप्स टीथ और जितने भी आपके टंग वगैरह है सारे ओरल कैविटी में आ जाएंगे. ठीक है. फिर ओरल कैविटी में यहाँ पर आपको पता है ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. सारा हम अभी ओवरव्यू देख रहे हैं. आप एक ओवरव्यू की तरह अपना माइंड बना लें ताकि हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस तक करने वाले. ठीक है जी. फिर वो लिप्स यानी कि आपने उस माउथ में इंटेक किया आफ्टर ओरल कैविटी फिर वो कहाँ जाना है आपके फेरेंक्स में. ठीक है जी. आफ्टर फेरेंक्स इट विल गो इनटू योर एसोफेगस. लेटर देन ये कहाँ ट्रेवल कर एसोफेगस. आपको पता है एसोफेगस आपके जाकर स्टमक के अंदर वो ओपन होता है. ठीक है जी. तो आफ्टर एसोफेगस इट विल ड्रॉन द फूड इनटू द स्टमक एंड आपको पता है स्टमक के बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लास्टली यू हैव द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है जी. ये आपके बेसिकली एक फ्लो है फूड का. सबसे पहले अगर हम लिप्स की बात करें तो वो इतने कॉमन है आपको पता है उसमें कोई टिपिकल फैक्टर नहीं है हमारे पास हिडन जो कि आपको बताया जाए. लिप्स ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी के अंदर आपको पता है आपके माउथ इसके अंदर आ जाते हैं. इसके अंदर आपकी जो माउथ के अंदर जो लेयर्स मौजूद हैं एपिथेलियम लेमिना और सारी मस्क्यूलर म्यूकस जो लेयर्स आपके पास सारी मौजूद हैं. यू हैव माउथ और इसके अलावा माउथ के आपके पास सब लेयर्स भी मौजूद हैं. ठीक है जी. सबसे पहले आपके पास एपिथेलियम लेयर आ जाती है और सबसे पहले आपके पास आती है वो म्यूकस लेयर होती है आपके पूरे माउथ को कवर कर रही होती है ताकि आप कोई एसिडिक चीज अगर खा सके तो आपके माउथ के अंदर म्यूकस है वो आपकी स्किन को इफेक्ट होने से रोकता है. ठीक है जी. एपिथेलियम और उसके बाद आपके पास लेमिना. ठीक है जी. एंड लास्टली यू हैव द म्यूकस. सो दीज थ्री लेयर्स जो कि अपने माउथ में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. जिसके अलावा आपके पास जितने भी टीथ बोल सकते हैं आप टीथ आपके माउथ में प्रेजेंट हैं. टीथ इसके अलावा टंग दिस ऑल कंप्राइज योर ओरल कैविटी ना. सो टीथ जिसमें आपके पास इन सब की वेरिएशंस को भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास आ जाते हैं इंसिजर्स मोलर्स प्रीमोलर्स ये सारी की सारी वेरिएशन. और इसके अलावा टंग आपको पता है कि वो टेस्ट डिटेक्ट करती है कि ताकि आप कोई एक्सपायरी चीज जो है वो ना खा सकें. ठीक है जी. सर सारा टेस्ट कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में टंग का भी हाथ है हमारे पास. ठीक है जी. सो लेटर देन यू हैव द फेरेंक्स. बेसिकली आपके पास जब आप फूड को इंटेक्ट करते हो ठीक है तो जब आप सपोज करें दिस इज योर माउथ. इट्स नॉट लुकिंग बेटर आई नो. लेट्स एडजस्ट. ठीक है. अब ये माउथ है आपका. आपने कुछ चीज की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है माउथ के अंदर ही आपकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है किसी हद तक. आपके प्रेजेंट जितने भी आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उस फूड के अंदर एज वेल एज यू हैव द लिपिड्स. ठीक है. इन दोनों कंपाउंड्स की याद रखिएगा प्रोटीन की नहीं. हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की.
इन दोनों की जो डाइजेशन है वो आपके माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, ग्लैंड जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और वो टोटल आपके पास 3 इन पेयर्स हैं। अगर हम सिंगली बात करें तो आपके पास 6 ग्लैंड्स मौजूद हैं। ठीक है जी। ठीक है, आप ये कॉन्सेप्चुअल एक आइडिया दिया जा रहा है, अब आपने इसको खुद ही अपने इंफॉर्मेशन के थ्रू गेन करना है कि वो 6 प्लांट्स होते हैं। अगर हम पेयर की सूरत में देखें तो ऑफ कोर्स ये कितनी पेयर बनेंगे? 2 पेयर। लेटर देन यू हैव द पैरेंट पेरेंट्स के बाद सपोज करें अब यहाँ पर आपके पास ही आ गया। अब एक आपके बोल सकते हो कि एक यहाँ पर ये एपिग्लोटिस एंड एक यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही फूड जो आ रहा होता है, समझिए ये फूड जो आपको पता है ये ट्रेवल करता है इन द बोलस में, ये बोलस की फॉर्म में मूव करता है फ्रॉम। अब ये मूव जैसे ही करेगा तो ये जो है ये आप बोल सकते हैं ये कवर करेगा, इस ट्रैक को ये कवर करेगा। ये ट्रैक हमारे पास है जिसके अंदर हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होनी है। ठीक है, तो ये इस ट्रैक को कवर करते हुए फूड को कहाँ भेजने वाला है? एसोफेगस में। एसोफेगस जो है वो उस फूड को अपने अलोंग लेकर जा रही होती है, कहाँ तक? आपका जब तक स्टमक ना आ जाए। ठीक है जी। सो स्टमक के अंदर वो लेकर जाती है। अब स्टमक के अंदर आपको पता है कि स्टमक की फिर अगेन आपके पास जो है वो 3 लेयर्स मौजूद हैं, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास है लाइक यू हैव द कार्डियम, फंडस, इसके साथ साथ बॉडी एंड समटाइम्स हम स्टमक की 4th लेयर जो उसको भी कंसीडर कर लेते हैं, पिलोरस। ठीक है जी। सो इस स्टमक को भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। आप यहाँ पर एक ओवरव्यू देख रहे हो। इसके बाद फिर वो जो फूड है, अब याद रखिएगा अगर ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है तो आपके पास कार्डिया, फंडस, ये आपकी लार्जर बॉडी, आपकी बॉडी। ठीक है जी। उसके बाद पाइलर, ये सारे आपके पास लेयर्स एज आप बोल सकते हो पार्ट है स्टमक। अब आफ्टर दिस स्टमक के अंदर आपको पता है कि HCl मौजूद है हमारे पास। HCl एक भारी तादाद के अंदर वहां पर मौजूद होता है। दैट्स व्हाई उसकी जो pH है वो आप बोल सकते हो उस फूड की अब वो इंक्रीज हो चुकी है, अब वो काइन बन चुका है, बोलस की काइन फॉर्मेशन हो चुकी है। अब वो कहाँ पर ट्रेवल करता हुआ जाएगा? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। रिमेंबर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास ऑफ कोर्स ही पार्ट्स होते हैं, आपके पास इलियम, डिजेनम एंड डिडेनम। ठीक है जी। सो जिसमें आपको पता है इलम जो होता है हमारे पास लॉन्गेस्ट पार्ट में, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ड्यूडेनम, देन सेकेंडली यू हैव द डिजेनम एंड लास्टली यू हैव द एलम। तो आपको पता है लार्जेस्ट हमारे पास जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी में, लार्जेस्ट याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? स्पेशली एलम। ठीक है जी। सो एलम के अंदर जब वो फूड आता है उसके बाद वहां पर उसकी एब्जॉर्प्शन चल रही होती है, और वहां पर आपके पास जो पेंक्रियास है उनकी सिक्रेशन होती है, पेंक्रियाटिक जो जूस, और लिवर की भी सिक्रेशन होती है यहीं पर ही। ठीक है जी। सो लिवर और पेंक्रियास दोनों अपनी अपनी सिक्रीशन जब ड्यूडेनम में आता है फूड तब वो उसमें इंक्रीज करते हैं, और एज अ रिजल्ट उस फूड की आपके पास जब ट्रेवल करता हुआ आ रहा है उसकी पीएच मेंटेन हो जाती है। ठीक है। लेटर देन इलम के बाद वो जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगेन आपके पास पार्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि आपके पास सीकम, कॉलन एंड रेक्टम जो भी है। ठीक है जी। सो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सीकम, कोलॉन एंड लास्टली यू हैव द रेक्टम। और आपको पता है कि रेक्टम हमारा जो है वो आप बोल सकते हो कि वॉलेंट्री आप बोल सकते हैं एक एक्शन है जिसके अंदर आपके जो भी वेस्टेज है वो सारा का सारा जो है वो स्टोर होता है, और एज ए रिजल्ट वो जब स्टोर होता है उसके बाद फिर वो एनस के थ्रू सीक्रिएट कर दिया जाता है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपने याद। तो ये हमने एक ओवरव्यू देखने कि किस तरह से फूड जो है वो ट्रेवल करता हुआ गया, जब से आपने उसको चीव करना स्टार्ट किया और आपने उसको एंड किया एट द इजेक्शन। ठीक है जी। उसने फूड को आपने इंजेक्ट किया और उसको ही आपने इजेक्ट भी किया। अब इंजेक्शन आपको पता है, इंजेक्शन हम बोलते हैं फूड के इंटेक करने को। फूड को जब आप इंटेक करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन, ingestion।
तो ओरल कैविटी के अंदर फूड की इंजेक्शन हुई, लेटर देन उसकी डाइजेशन, अब डाइजेशन कंटिन्यू है ओरल कैविटी से लेकर वो कंटिन्यू है स्टिल टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो फूड का ब्रेक डाउन होना, अब लार्जर कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना, और उसमें से आप बोल सकते हो कि कीमती कीमती चीजें अगर हम बोले कि जो डिगर्स होते हैं, जो खुदाई करते हैं, वो अक्सर कीमती कीमती चीजें उस कचरे में से निकालते हैं, जैसे कि हीरा वगैरह, कार्बन, आपको पता है स्पेशली जो डायमंड फॉर्म है हमारे पास, वो पहाड़ों की खुदाइयों से आपको पास प्रोवाइड होते हैं, ग्रेफाइट वगैरह, ये सारी चीजें। तो वो एक कचरे में से आप बोल सकते हो ना कि अपने काम की चीजें निकालते हैं, इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी उस आप बोल सकते हो एक बोयस जो आया था उसमें से सारी एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी आप बोल सकते हो कि हीरा तलाशी का काम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, जितने भी विटामिन आपने इनटेक किए हैं, जितने भी आपने मिनरल्स, आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, याद रखिएगा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो हमारे पास स्टार्ट तो माउथ के अंदर हो गई थी, बट वो एब्जॉर्प्शन उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगी। और एक और पॉइंट, प्रोटीन, प्रोटीन की डाइजेशन हमेशा याद रखिएगा स्टमक के अंदर स्टार्ट होती है और वो भी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही उसकी एब्जॉर्प्शन होती है इन द एंड ऑफ द डे। अब इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आ जाती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन आपको पता है कि फूड का एब्जॉर्ब होना, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल लिए है। एंड समटाइम्स वी यूज अ वर्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। हम एक वर्ड भी यूज करते हैं कि बताएं कि कार्बोहाइड्रेट की एसिमिलेशन कहाँ हुई। तो एसिमिलेशन बेसिकली आपके पास है कि बिकमिंग पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्टली हम फूड को इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि टेकिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है जी। जिस तरह अगर आप ग्राइंडर लो, ग्राइंडर के अंदर आप जब एप्पल का जूस निकाल रहे हो, जूस आप निकाल रहे होते, जो एप्पल जब उस ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करने के लिए इनपुट करते हो, लेटर देन आपके पास जो कचरा आप बोलते हो, ठीक है जी, जो वेस्ट आपके पास निकल आता है, वो बेसिकली क्या होता है, उस एप्पल का सेल्यूलोज का होता है, ठीक है जी, सेल्यूलोज का एप्पल का। तो उस सेल्यूलोज को आप फेंक देते हो ना, कि आपको तो उसका जूस चाहिए, जस्ट वो आपके लिए इजीली है इनटेक करना। और सेल्यूलोज को आपको पता है हमारे अंदर एंजाइम्स मौजूद है, बट वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं करते सेल्यूलोज की डाइजेशन के लिए, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, बेशक होती है, बट सेल्यूलोज की डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है समटाइम्स। इसीलिए आप पेशेंट्स को जूसेस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए फ्रूट्स से ज्यादा जूसेस प्रोवाइड करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ओरल कैविटी। So let's discuss the structure and function of the oral cavity. सबसे पहली बात, आपको पता है oral cavity जो है वो आपके पैलेट से बाउंडेड हुई हुई है। इट इज बाउंडेड विथ पैलेट, आपकी जो रूफ है, पैलेट जिसे हम क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ योर माउथ, उसे हम पैलेट बोलते हैं। इसके साथ साथ आपके टंग, जो आपकी जुबान आप बोल सकते हो, ठीक है जी, उसके साथ साथ चिक्स, lips, and lastly you have the teeth. So इन सब की कलेक्टिवली फॉर्मेशन आपके पास क्या है, आपके पास ओरल कैविटी को बनाती है। लिप्स वो ओपन होते हैं, देन चिक्स जो है वो वाल प्रोवाइड करते हैं टू द ओरल कैविटी, टीथ जो है वो उसकी ग्राइंडेशन करते हैं, टंग वो उसके टेस्ट को डिटरमाइन करती है, या आप बोल सकते हो फ्लोर है आपके पास ऑफ द ओरल कैविटी का। एंड लास्टली पैलेट जो है वो रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। ये सारी चीजें कंप्राइज होकर आपके पास एक कंप्लीट ओरल कैविटी फॉर्म कर रही हैं। अब साइट ऑफ सिलेक्शन ऑफ फूड आप ऐसा बोल सकते हो ओरल कैविटी। ओरल कैविटी सबसे पहली बात क्या है आपके पास, इट इज अ साइट ऑफ सिलेक्शन ऑफ फूड, साइट ऑफ सिलेक्शन ऑफ फूड।
ये सिलेक्ट करता है कि कौन कौन सा फूड जो है वो अंदर जाना है और कौन कौन सा फूड जो है वो बाहर रहना है। इसकी वजह से थ्रो एज यू नो दैट थ्रो योर टेस्ट बर्ड्स, आपके जो टंग है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपके पास समटाइम्स जो है नोज जो है वो भी हेल्पफुल रहता है। इसके साथ साथ टंग, ऑफ कोर्स टंग पर ही हमें पता है कि टेस्ट बर्ड मौजूद है। नोज, नोज समटाइम्स जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है, क्योंकि नोज के अंदर आपके पास माउथ के अंदर कुछ वेजिकल्स हैं जो सीधा नोज से खुलती है, ठीक है। इसीलिए आपको समटाइम टेस्ट बोले आप ब्रीथिंग करते हो तो माउथ से भी ऑकर हो सकती है। इसके साथ साथ बाइंड्री, ये सारी चीजें आपके पास एक सिलेक्शन ऑफ फूड देता है ओरल कैविटी। और दूसरी बात, इट हेल्प यू टू ग्राइंड द फूड, इट हेल्प यू टू ग्राइंडिंग द फूड। अब किस तरह से ग्राइंड करता है, ऑफ कोर्स यू नो दैट द थ्रू द टीथ, टीथ हमने अभी डिस्कस किया। टीथ क्या काम करते हैं? सबसे पहली बात, हम अक्सर बोलते हैं कि 32 दांत, 32 टीथ। एज यू नो के चाइल्ड जब वो बड़े होते हैं 21 अप्रोक्सीमेटली 21 एज के बाद हमारे पास जो है वो टीथ इवॉल्व होते हैं। उससे पहले तक हमारे पास अब एग्जैक्टली 32 टीथ मौजूद नहीं होते। सो ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हमारे पास हेल्प कौन करता है? टीथ। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं इंसिजर्स, इंसिजर्स इंसिजर्स आप किस तरह से, लेट्स सपोज दिस इज योर माउथ, ये आपका माउथ है और ये रहे आपके टीथ। आई नो दिस इज नॉट परफेक्ट, बट समझने के लिहाज से आप समझ सकते हो। तो ये आपके पास ये क्या है, ये आपके टीथ हैं, ठीक है। जब काउंट मत कीजिएगा कितने बनाए। तो ये जो फ्रंट वाले, ये जो फ्रंट वाले होते हैं आपके पास एग्जैक्टली 4 जो है वो नीचे साइड के और 4 जो है वो अपर साइड के कंप्राइज करते हैं 8 इंसिजर्स, ठीक है जी। सो ये नीचे वाले दांत जो है वो आपके इंसिजर्स, देन सिजर्स के, इंसिजर्स के बाद आपके पास आ जाते हैं कैनाइन्स, कैनाइन्स ये रहे। इसके बिल्कुल साथ ये जो अटैच्ड है ना, ये आपके कैनाइन्स हैं। सो अगर आप बॉटम टाइम पे देखें तो आपके पास 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा, और इसके साथ आप अगर अपर जॉ पर देखें तो एक ये रहा, एक, यानी कि टोटल कैनाइन्स जो है वो भी आपके पास 4 हैं टोटल। याद रखिएगा टोटल की बात करें अपर एंड लोअर जॉ को मिक्स करके। एंड सेकेंडली हैव द प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स आफ्टर द इंसिजर्स। जो भी एक साथ 4 आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास होते हैं प्रीमोलर, यानी कि 4 लोअर जॉ के एंड 4 अपर जॉ के आपके पास जो टीथ हैं वो आपके पास है प्रीमोलर। और लास्टली जो के वेरिएशन करता है और वो है आपके पास मोलर्स। मोलर्स बेसिकली आपको पता होगा कि मोलर्स आपके पास 12 होते हैं, यही है वो जो वेरिएशन लाते हैं जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे ही प्री मोलर्स खत्म होते हैं उसके बाद यहाँ पे आपके पास मोलर्स जो है वो शुरू होते हैं, यानी कि 6 लोअर जॉ के और 6 अपर जॉ के, ठीक है जी। सो दे ऑल कंप्राइज योर 32 टीथ। ओके, ग्राइंडिंग फूड एंड ये सारा हेल्पफुल कर दिया किसने? आपके पास ओरल कैविटी ने। थर्डली इसका रोल क्या आता है कि इट help as the lubrication and digestion of food. How do you know? Saliva, जो आपका saliva present है, is mainly responsible for the digestion of the carbohydrates and food. So third इसका function क्या था हमारे पास? ये lubrication start कर देता है and digestion में भी help करता है, digestion of food के अंदर भी ये हेल्पफुल है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। अब किस तरह से हमें पता है सलाइवा जो है हमारा, अब सलाइवा के हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सलाइवा जो मौजूद है, सलाइवा के अंदर किस किस की डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स लेटर देन
यू हैव द लिपिड्स। ठीक है जी। अब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर डाइजेशन इसकी स्टार्ट तो हो गई। सबसे पहला पेयर जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। अब ये आपको पता होगा ये वही ग्लैंड है जो कि स्वेलन होता है ड्यूरिंग द मंथ। जब भी मंथ एक पेशेंट फेस करता है तो ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन जो आपका ग्लैंड है वो जो स्वेलन होता है ड्यू टू द मम्स वायरस इज योर पैरोटिड ग्लैंड। इट इज जस्ट प्रेजेंट नियर टू योर ईयर। आपके कान के बिल्कुल करीब जो ग्लैंड्स मौजूद है वो है पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंडली यू हैव द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड अगर आप बात करो तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स के बाद जो टू पेयर्स आ गए, टू पेयर्स आफ्टर पैरोटिड ग्लैंड, आफ्टर पैरोटिड ग्लैंड यू हैव द सब मैंडिबुलर एंड समटाइम्स वी कॉल दैट द सीरोम्यूकस एज वेल। ठीक है। और आपके पास लास्टली आ जाते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सब लिंगियल ग्लैंड्स। ठीक है जी। सारे ग्लैंड्स जो है वो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एक और छोटी सी माइनर सी इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि आपके माउथ में कुछ माइनर से ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। एक आपके पास बकल ग्लैंड और टंग ग्लैंड। इसके साथ साथ आपके पास बकल ग्लैंड और टंग ग्लैंड। इनका फंक्शन क्या है? बकल ग्लैंड बेसिकली ये म्यूकस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। म्यूकस की आपके पास जो सिक्रिएशन होती है इन ऑल ओवर द माउथ वो सारा का सारा आपके पास बकल ग्लैंड करता है। और टंग ग्लैंड बेसिकली इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रिएशन ऑफ सीरोम्यूकस। सीरोम्यूकस। ठीक। अब सीरोम्यूकस क्या है? इट इज अ फ्लूइड आप बोल सकते हो जो कि एक क्लियर फ्लूइड होता है और म्यूकस हम एक व्हाइटिश से फ्लूइड को बोलते हैं। तो अब अगर आप फंक्शंस की तरफ दौड़े तो इन सीजर्स की सबसे पहली बात करते हैं। तो इन सीजर का फंक्शन क्या है आपके पास? बेसिकली कटिंग एंड चॉपिंग करवाना। समटाइम्स एग्जाम जो है वो आपको इसके फंक्शन बताकर पूछने की कोशिश करते हैं कि बताएं किसके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले आपके पास कटिंग और चॉपिंग का काम इन सीजर्स करते हैं। लेटर देन कटिंग एंड टीयरिंग, उसको चीर फाड़ कर देना, ये आपके पास कैनाइन करते हैं। कटिंग एंड टीयरिंग। ठीक है जी। समटाइम्स अगर आप कुछ भी खाना होता है, फॉर सपोज यू वांट टू ईट कैरेट, आप उसको हमेशा इन सीजर्स, अपने इन सीजर्स के थ्रू उसको टीयर करते हो या कैनाइन्स के थ्रू उसको टीयर करते हो। ठीक है जी। अगर हम प्रीमोलर्स की बात करें सो इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जितना भी ग्राइंड करना है ना आपको अपने माउथ के अंदर वो सारा काम प्रीमोलर्स का होता है। और अगर हम मोलर्स की बात करें तो इसका काम भी हमारे पास ग्राइंडिंग है। ठीक है जी। तो ग्राइंड करना फूड को, ग्राइंडिंग का काम किसका है आपके पास? मोलर्स का भी प्री मोलर्स का। और आपको पता है मोलर्स आपके पास लेटर आफ्टर सर्टेन एज वो जो ग्रो होते हैं। और इसके साथ साथ इनका काम जो है वो मैस्टिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं समटाइम्स। ठीक है। लेकिन ये रिगार्डिंग फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं इनके। और अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड याद रखिएगा, ये जो ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड इट इज इन्वॉल्व इन द सीरस सेक्रेशन। ये सीरस की सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। यहाँ पर लिख देते हैं सीरस सिक्रीशन। इट इज अ क्लियर फ्लूइड इन योर माउथ। ठीक है जी। और आप अगर बात करें सबमैंडिबुलर ग्लैंड की तो उसका काम है आपके पास सीरोम्यूकस की सिक्रीशन करवाना। सीरोम्यूकस सिक्रीशन करवाना और उसके साथ साथ अमाइलेज,
उसकी भी सिक्रीशन आपके पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड करते हैं। ठीक है, अगर हम सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो वो भी बेसिकली आपके सिर्फ और सिर्फ मिल्की इजेक्शन जो आपकी बॉडी करती है जिसे हम म्यूकस बोलते हैं। सो इट इज इन्वॉल्व इन योर म्यूकस, वो सीरस, ठीक है, वो सेक्रेशन आपके पास इन्वॉल्व है। और सीरो म्यूकस जो है वो सबमैंडिबुलर का ग्लैंड का काम है और सबलिंगुअल का आपके पास म्यूकस की सिक्रेशन करवाना है। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एसोफेगस। अब एसोफेगस सबसे पहली बात आपने याद क्या रखनी है कि इट इज अ ट्यूब, ये ट्यूब है विच कनेक्ट द ओरल कैविटी विद द स्टमक। इट इज अ ट्यूब विच connects oral cavity with stomach। सबसे पहली बात आपने यही याद रखनी है, वो क्या कि एक ट्यूब है जो कि आप बोल सकते हो कि स्टमक को कनेक्ट करती है विद द ओरल कैविटी। एक और पॉइंट क्या कि इसके अंदर आपके पास इसोफेगल स्फिंक्टर, आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी, वो इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। एसोफेगल स्फिंक्टर, अब ये बेसिकली प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसी के अंदर इज प्रेजेंट, इसके अंदर एसोफेगस के अंदर। अब इसका फंक्शन क्या है कि सबसे पहली बात एक मौजूद होती है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ओरल कैविटी एंड योर एसोफेगस। एसोफेगस और ओरल कैविटी, जहां से एसोफेगल ट्यूब जो है, सपोज करना अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये इससे पहले जो आपके पास ट्यूब होगी उसे हम एसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है जी। सो इट इज प्रेजेंट जस्ट बिटवीन द एसोफेगस एंड ओरल कैविटी। ओके, तो ये आप बोल सकते हो कनेक्ट करती है एसोफेगस को विद द ओरल कैविटी। ओके, और दूसरी बात, इट कंसिस्ट ऑफ, किससे बनी हुई है, अगर आप इनके 3 हिस्से करें, अगर आप इसके 3 हिस्से करें एसोफेगस के, तो याद रखिएगा कि 2/3 पार्ट, इसका 2/3 पार्ट जो है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है। स्मूथ, किसकी बात कर रहे हैं हम, एसोफेगस की। ठीक है, 2/3 पार्ट जो है वो इसका स्मूथ मसल से बना हुआ है एंड 1/3 पार्ट इसका स्केलेटल मसल से बना हुआ है। 1/3 is comprised of the skeletal muscle cells। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले बात हमने इसकी कंपोजिशन की कर ली कि इसका 2/3 पार्ट स्मूथ मसल्स एंड 1/3 पार्ट इसका स्केलेटल मसल से बना हुआ है। इट बेसिकली ट्रांसफर द बोलस, ये बोलस को ट्रांसफर करती है। जो बोलस की फॉर्मेशन में जब फूड आया था ओरल कैविटी से, आपको पता है कि ओरल कैविटी से जब फूड निकलता है तो वो एक बोलस की फॉर्मेशन में निकलता है। तो ये जो फूड है बोलस की फॉर्मेशन आया है, ये उसको ट्रांसफर करती है थ्रू आप बोल सकते हो पेरिटालसिस। ये बोलस को ट्रांसफर करती है बाय, जो है बोलस ट्रांसफर, ये पेरिस्टालसिस के थ्रू बोलस ट्रांसफर होता है। इट जस्ट बिगिन फ्रॉम बकल कैविटी ऑफ योर माउथ एंड कंटिन्यू टू होल, जितना भी आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू ये कंटिन्यू रहता है। जहां तक आपका एलिमेंट्री कैनाल जाके एंड हो सकता है वहां तक ये आपके पास एसोफेगस जो है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था स्ट्रक्चर, इससे हमारे पास सिर्फ इतनी ही डिटेल्स आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है जो कि आपको मेमोराइज करने हैं। तो स्टमक की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर आपको पता है कि 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो उस इंट्रोडक्शन को छोड़ें, अभी थोड़ा सा इसके डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात, इट इज द इनलार्जमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लिंकिंग विद द
एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक इनलार्जमेंट है एक एलिमेंट्री कैनाल की। सबसे पहली पॉइंट वो क्या, इट इज अ enlargement of alimentary canal linking with the esophagus to स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इससे क्या मुराद है, इस डेफिनेशन हमें बेसिकली बताना क्या चाह रही है। आपके पास सपोज करें दिस इज योर एसोफेगस और यहाँ पर ये रही एसोफेगस की एक ओपनिंग, आप बोल सकते हो एक इनलार्जमेंट हो रही है। आप देख सकते हैं इनलार्जमेंट में फिर ये दोबारा एक नैरोइंग ट्यूब में चेंज होता जाएगा और उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सो एसोफेगस से लेकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल जा रही है उसके बीच में एक एनलार्जमेंट का आना, यही आपके पास क्या है, स्टमक है। ठीक है जी। अब स्टमक के अंदर सबसे पहली बात हमें बताया कि यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की क्या उसकी वजूद का मकसद क्या है, उसके वजूद का बेसिकली मकसद ये है कि म्यूकोजा जो होती है स्टमक की वो ये सीक्रेट करवाता है एज अ गैस्ट्रिक पिग, यू नो द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक हैज द गैस्ट्रिक पिग्स व्हिच लीडिंग टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो भी आपके पास जो म्यूकोजा है स्टमक का, आपको पता है कि स्टमक के अंदर हमारे पास एक बॉल होती है। अगर आप इसको इंटरनली देखोगे तो यहाँ पर भी एक म्यूकोजा वॉल होती है जो कि उसको एसिडिटी से प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर HCl प्रेजेंट है और ये स्किन को बर्न न कर दे, दैट्स व्हाई देयर इज अ लेयर प्रेजेंट। ठीक है जी, जो उसको हेल्प आउट करती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वही लेयर है, वही ग्लैंड्स है जो वहां पर इसकी सीक्रिएशन करवाते हैं। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं हमारे पास, ये तो बात हो गई। ठीक है, अब इसके लेयर्स की बात। यहाँ पर स्टमक जो है वो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स से मेनली कंप्राइज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द जाइमोजन। सबसे पहले हम म्यूकस सेल्स को ले लेते हैं, म्यूकस सेल्स। देन यू हैव द चीफ सेल्स, या आप इसे बोल सकते हो। अच्छा, आपको जो है अगर एक जो टॉपिक है, अगर कोई एक टॉपिक है या इसका कोई पर्टिकुलर नेम है, अगर उसका कोई दूसरा नेम भी है तो आपने वो भी याद रखना है, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम जो है ना वो आपको टिपिकल कंडीशन में लाने के लिए उनके सेकंड नेम्स भी यूज कर सकता है। और लास्टली वी हैव द पेरेंटियल सेल्स, पेरेंटियल cells, sometimes we call that auxin. ठीक है जी, sometimes we call that the auxintic cells. अब इनका काम क्या है, इनके काम की तरफ हमारा मेन मकसद रहेगा, क्योंकि समटाइम्स फंक्शन को गिवन करके भी आपके पास सेल्स को पूछा जाता है। म्यूकस सेल्स, दे आर मोस्ट एबंडेंट। सबसे पहली पॉइंट आपने याद रखनी है, दे आर मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन द स्टमक। अब म्यूकस सेल्स से नाम से ही जाहिर कर रहा है किसमें इन्वॉल्व होगा, ये ऑफ कोर्स लेयर्स, म्यूकस लेयर में इन्वॉल्व होगा। ये जो स्टमक है उसको एक थिक लेयर प्रोवाइड करते हैं, दीज सेल्स प्रोवाइड थिक लेयर। ठीक है जी, ताकि वो अपने एसिड के अपने अंदर जो मौजूद एसिड है उससे अच्छे से लड़ सके। और दूसरी बात, अगर हम जाइमोजन सेल्स की बात करें या चीफ सेल्स भी बोलते हैं, ये प्रोड्यूस द पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस पेप्सिनोजन। अब पेप्सिनोजन जो है वो आपको पता है कि लेटर इसने ट्रांसफर होना है थ्रू द हेल्प ऑफ द
जो आपके पास ये सबसे पहली बात, ये किसकी इन्वॉल्वेशन इन्वॉल्व है, ये बेसिकली जो प्रोटीन है उसकी उसको डिसॉल्व करने के लिए ये इन्वॉल्व है आपके स्टमक के अंदर चीज सेल्स, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो है पेप्सिनोजेन जो है ये एक्टिवेट होता है थ्रू दी HCl। HCl जो वहां पर प्रेजेंट है इसकी वजह से ये, इसीलिए हमारे स्टमक को HCl की भी नीड है ताकि प्रोटीन की वो डाइजेशन कर सके। अगर आपके पास HCl जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, देन यू विल नॉट एबल टू dissolve या digest the proteins। Let's move to the parenchyma cells। तो parenchyma cells आपके पास क्या करते हैं, they produce HCl। सबसे पहली बात, वही सेल्स मिल गए हमें जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं फाइनली HCl को। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोडक्ट करने वाले, उनको प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जो है वो आपके पास पेरेंटियल सेल्स हैं, जिन्हें हम समटाइम ऑक्सिनटिक सेल्स भी कॉल करते हैं। और इसके साथ साथ इट परफॉर्म देयर रोल इन द सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, समटाइम्स सीक्रेट हार्मोन्स। और कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, अब ये सारी डिस्कशन जो है वो हम अपने कर चुके हैं लास्ट चैप्टर्स में, ठीक है जी। तो आप वहां पर विजिट करके उनको देख सकते हो। अब इनके फंक्शन की तरफ मूव ऑन होते हैं। व्हाट अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टमक, स्टमक का फंक्शन क्या है। मैकेनिकली याद रखिएगा, इट डाइजेस्ट द फूड बाय मेकिंग देम द काइंड, या आप बोल सकते हो कि ये मैकेनिकली फूड जो है वो यहाँ पर आया बोलस के फॉर्मेशन। अब याद रखिएगा, जब वो माउथ से ऑरल कैविटी से रिलीज हुआ था इन द फॉर्म ऑफ द बोलस, वो गया जब वो स्टमक के अंदर थ्रू नेवर ट्यूब जब वो जाएगा, यहाँ पर फ्लूइड जो फिल्ड है, अब यहाँ पर उसकी क्या होगी, अब वो बोलस से जब आपके पास दोबारा आएगा तो याद रखिएगा अब ये बोलस नहीं, अब ये काइन की सूरत को इख्तियार कर चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So you must remember that fact कि mechanically it digests the food by chewing and mixing। ये digest करते हैं हमारे पास food को, digest food by chewing and mixing to form। अब यहाँ पे क्या बनना है, काइन, जो कि लेटर ऑन जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर वो वहां पर जाकर आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल रहता है, ठीक है जी। अब एक तो ये फंक्शन, दूसरी बात मैकेनिकल, ये हमने बात की इसकी मैकेनिकल डाइजेशन की, याद रखिएगा ये मैकेनिकली डाइजेस्ट करता है, मैकेनिकली यानी कि ये कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। आपको पता है जब अब यहाँ पर खाना यहाँ पर पहुंच चुका है, जो बोलस है, अब वो जैसे यहाँ पर पहुंच चुका है वो यहाँ पर इसको प्रेस करेगा, ये प्रेस होगा, फिर यहाँ से ये एक्सपेंड होगा, फिर अगर वो यहाँ से फिर प्रेस होगा, फिर यहाँ से प्रेस हुआ, फिर यहाँ से एक्सपेंड हुआ, फिर यहाँ से प्रेस हुआ, फिर यहाँ से ये एक्सपेंड, जैसे एक्सपेंड हुआ अब ये काइन जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि वो अपने ही आप में आप बोल सकते हो कि ऐसे काम कर रहा होता है मैकेनिकली, तो मिक्सिंग द फूड विद द एसिड प्रेजेंट। दूसरी बात, इट केमिकली इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, ये केमिकली प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमारे पास पेप्सिनोजेन मौजूद है जो कि एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विच इज इन्वॉल्व इन योर प्रोटीन डाइजेशन। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इनटू द पेप्टोन एंड द पॉलीसेकेराइड्स बाय पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम आपको पता है, पेप्सिनोजेन जो है वो लेटर ऑन ट्रांसफर किसमें होना है, पेप्सिनोजेन में और पेप्सिन में, ठीक है जी। पहले ये फॉर्म पेप्सिनोजेन की फॉर्म में मौजूद होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल ट्रांसफर इनटू द पेप्सिन एंड व्हिच इज इन्वॉल्वड इन योर प्रोटीन डाइजेशन। ये केमिकल इसका फंक्शन याद है। दूसरी बात, एक और बात वो पता है आपको क्या है, इट इज इन्वॉल्वड इन द किलिंग ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये उस फूड जो आपने इनटेक किया है अभी अभी, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप गलती से इनटेक कर चुके हो, ऑर्गेनिजम्स
जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके उस फूड में बाय मिस्टेक आपके फूड के अंदर चले जा गए हैं, ठीक है, तो वो जो फूड है वो बेसिकली जो आपका स्टमक है इट विल परफॉर्म देयर रोल इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तीसरी बात वो क्या, ये पीएच। अब यहाँ पर जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम है ना, याद रखिएगा ये पर्टिकुलर, आपको पता है एंजाइम जो है वो किसी पर्टिकुलर पीएच पर वर्क डन करते हैं, और अगर हम उसको पीएच पर्टिकुलर प्रोवाइड ना करें तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। जैसे कि हमें पता है पेप्सिन की पीएच वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब पेप्सिन को चाहिए 2, यानी कि इसको कितना ज्यादा आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये जो स्टमक है इट बेसिकली मेंटेन द पीएच ऑफ द फूड फ्रॉम 2 to 3 टाइम्स आप बोल सकते हो, ताकि यहाँ पर आकर पेप्सिन जो है वो अटैक कर सके। पेप्सिन को एनवायरनमेंट कितना चाहिए 2, यानी कि 2 इसको आप बोल सकते हो पीएच इसकी 2 होनी चाहिए बोलस की। अब बोलस आया है बेसिक, आपने बेसिक चीजें खाई होंगी जिसकी पीएच आप सपोज कर लें, अगर आपने मिल्क ड्रिंक किया है तो उसकी पीएच आपके पास अलग है। अब ये सारी के सारे पीएच आप अगर कोई लाइपेज इंटेक कर रहे हो लिपिड्स वगैरह तो उनकी पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 to 9 होती है, यानी कि वो कितना बेसिक एनवायरनमेंट में है। अब ये जब आया तो इसको कैप्शन, अगर इसके अंदर प्रोटीन है तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इसको ये पूरा एनवायरनमेंट जो है ना वो आपको एसिडिक चाहिए, तो इट मेंटेन पीएच। ये पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल करता है कौन, आपका स्टमक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टारगेट एंजाइम कौन सा है, ऑफ योर पेप्सिन। एंड लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज इट, it is also involved in the storage of food making। यहाँ बोल सकते हैं अगर डिसकंटिन्यूअस फीलिंग होती है जो पॉसिबल होती है थ्रू द स्टमक ओनली। एक डिसकंटिन्यूअस एक या आप बोल सकते हैं कि स्टमक जो है वो कभी नहीं रुकता। हमें पता है हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है वो हमारे अकॉर्डिंग, अगर आप चाहो कि आपके अकॉर्डिंग आपके लंग्स जो है वो एक्सहेल करते हैं या इनहेल करते हैं, ऑफ कोर्सली नॉट। ये आपका एक इनवॉलंटरी प्रोसेस आप बोल सकते हो जो कि आपके इख्तियार में नहीं है। आप अपनी हार्ट रेट को खुद से नहीं चला रहे, ये आपके अंदर खुद ही परफॉर्म हो रहे हैं ये सारे फंक्शन। तो स्टमक जो है ये आपके पास एक स्टोरेज फूड है या स्टोर फूड मेकिंग है, स्टोर मेकिंग, जो कि एक डिसकंटिन्यूअस फीलिंग है जो कि पॉसिबल हो सकती है ड्यू टू द स्टमक ओनली। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इस पॉइंट को, सिंपल लफ्जों में देखिएगा, आपका स्टमक है, आपको भूख लग रही है, आप अक्सर कुछ ना वॉइसेस फील करते हो कि आपका स्टमक जो है ना आप उसको भूख लगी है। पहले आपको आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया कि आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाते, आप किसी काम में बिजी हैं, तो आपका जो स्टमक है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, आप ऐसे बोल सकते हो। अक्सर हम सुनते हैं गुड़गुड़ करता रहता है हमारा स्टमक। तो इट इज वाई यहाँ पर हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, और एसिड जब आप खाना खा लोगे, याद रखिएगा खाना आप तभी खाइएगा, क्योंकि आपको पता है, अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी मशीन की, हम मशीन से काम ले रहे हैं, हर थोड़ी देर के बाद हम उससे काम ले रहे हैं, तो आप खुद जवाब दें वो मशीन जल्द खराब होगी या देर से खराब होगी। ऑफ कोर्स योर रिस्पॉन्स विल बी दैट कि वो जल्द ही खराब हो जाएगी। अगर आप उसको टाइम टू टाइम यूज करते रहो तो वो ज्यादा से ज्यादा भी चल सकती है मशीन। तो हमारा भी स्टमक बिल्कुल इसी ही तरह से है। अगर आपका एक सजेशन है कि आप तब ही खाना खाएं जब आपको एक परफेक्ट भूख लगी हो, ठीक है, जैसा कि आपको इंसान को ऐसी भूख भी लगती है कि उसे जो इंसान वो खाने देता है उसे खाने के लिए लगता है, तो आप भी तब नहीं, मतलब एटलीस्ट तो तब खाएं जब आपको प्रॉपर भूख लगी हो। अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ना कुछ उनके मुंह में चल रहा होता है, तो ऐसे ना करें, क्योंकि आपके स्टमक जो है वो भी एक मैकेनिज्म है, इट वांट्स सम रेस्ट और खाना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम कब तक खाएं, तो यही हमें बताता है स्टमक, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू। अब क्या है मेरा सारा मतलब इतनी सारी कहानी सुनाने का, इसी पॉइंट को समझाने का, क्या मतलब है इसका कि आपका स्टमक किस तरह से बताएगा कि आपने खाना कब और किस तरह का, मतलब
अगर खा रहे हो, आपको ज्यादा से ज्यादा भूख लगी, अब कब तक खाना है आपने खाना, तो वो कौन बताएगा, वो किस तरह से आपको, आप खा रहे हो, एक अंदर से आवाज आती है आपकी, और अक्सर हम उसको बोलते हैं कि यार तुम्हारा पेट भर चुका। पेट भरा नहीं होता तब, आपकी उस आवाज का मतलब है कि आपके स्टमक की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। भरने और रिक्वायरमेंट पूरी होने में फर्क है, लेकिन आप उसके मतलब आवाज के बाद भी खाने की कैपेसिटी रखते हो। जब आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है तब याद रखिएगा कि वो पेट जो है वो भर चुका है। बट अगर आपके पास आवाज आती है तो यानी कि ये हाफ फिल्ड हो चुका है, इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, इससे ज्यादा मजीद ना खाएं आप। इसीलिए हम बोलते हैं कि खाना आधा खाएं। अगर हमेशा याद रखिएगा कि आपके स्टमक में थोड़ी बहुत भूख रह जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो स्टोरी थी कंप्राइज करना चाह रही थी सिर्फ एक लौते सेंटेंस को, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा स्टमक। अब मूव करते हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि आपको पता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, होल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जब भी बात आती है हमारे पास आ जाते हैं उसके थ्री पार्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेविनम। अब डेडिनम, अगर हम डेडिनम की लेंथ की बात करें सो इट इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लेंथ जो है ना वो आपने प्रॉपरली याद रखनी है। ये 20 to 25 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है, आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है। और याद रखिएगा कि स्टमक से हमने क्या स्टडी किया था कि स्टमक हमारे पास एक बोलस की सूरत में जैसे ही खाने को इंटेक्ट करता है, फिर उसको जब वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ रहा हो, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ रहा होता है, तो एज अ काइम की सूरत में छोड़ता है, ठीक है जी। तो उस काइम को रिसीव कौन करता है, स्टमक से आने वाले काइम को उसको रिसीव करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इट रिसीव काइम फ्रॉम स्टमक। स्टमक से आने वाले काइम को रिसीव आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, जो कि आप ऐसा बोल सकते हो कि काइम किस सूरत में। अब काइम का मतलब क्या है कि काइम के आने के बाद क्या होगा, बेसिकली जैसे ही काइम ना इंटर होगा तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इट स्टिमुलेट्स द सिक्रिएशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। स्टिमुलेट द secretion of पैंक्रियाटिक जूस। काइम की सूरत में पैंक्रियास आपको पता है अटैच्ड है, जो कि अपनी सीक्रिएशन को स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के डिड्यूनम पार्ट के अंदर सीक्रिएट करते हैं। तो पैंक्रियास से आने वाली सीक्रिएशन या वो चाहे आपके पास लिवर से आने वाली सीक्रिएशन हो, या आप बोलो कि डिड्यूनम सेल्स से आने वाली सीक्रेशन, सारी की सारी इस आप बोल सकते हैं ड्यूडिनम के अंदर इंटर होती हैं सीक्रिएशंस, ठीक है जी। एक तो ये मेन पॉइंट हो गया। और दूसरी बात, ड्यूडिनम के अंदर हमारे पास ड्यूडिनल म्यूकोजा भी प्रेजेंट होता है। ड्यूडिनल म्यूकोजा। अब ड्यूडिनल म्यूकोजा का काम क्या है वहां पर, बेसिकली आपको पता होगा कि वहां पर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है एंटेरोकाइनेस। तो एंटेरोकाइनेस की जो कन्वर्जन वो किसमें हेल्प आउट होता है हमारे पास, एंटेरोकाइनेस। एज यू नो दैट कि वो कन्वर्जन हमारे पास करवाता है ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन की कन्वर्जन में हमारे पास एंटेरोकाइनेस इन्वॉल्व होता है। तो ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन में बनाने के लिए ट्रिप्सिन बनाने के लिए हमारे पास जो एंटेरोकाइनेस की नीड होती है वो बेसिकली आपके ड्यूडिनल म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है। और आपको पता है एंटेरोकाइनेस की पीएच जो है वो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 5.5 50
ठीक है जी। तो ये पीएच जो है वो एंजाइम्स की आपने याद रखनी है। अब ये ड्यूडेनल म्यूकोसा की तो बात हो गई यहाँ पर। दूसरी बात, ड्यूडेनल म्यूकोसा क्या चीजें प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा कि ड्यूडेनल म्यूकोसा जो है वो हार्मोन की सिक्रिएशन में हेल्प आउट करता है, जो कि बाद में आप बोल सकते हो कि हेपेटाइट एंटी पैनक्रियाटिक सिक्रिएशन करवाते हैं। ठीक है जी। ड्यूडेनल म्यूकोसा क्या करवाता है, एक हेपेटिक एंटी पैनक्रियाटिक सिक्रिएशन करवाता है। तो इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, उस किसको स्टिमुलेट करवाते हैं वो, स्टिमुलेट। अभी अभी जो हमने देखा कि एंटी हेपेटिक पैनक्रियाटिक सिक्रिएशंस। तो एंटी आपके पास जो हेपेटिक सिक्रिएशंस होती हैं, हेपेटिक एंटी सिक्रिएशन जो कि पैंक्रियास सिक्रिएशन, उसको स्टिमुलेट कौन करवाता है, आपके ड्यूडेनल म्यूकोसा। ठीक है जी। और दूसरी बात, अब इसके साथ ऑर्गन कौन कौन से एसोसिएटेड हैं। आपको पता है लिवर से आने वाला जो बाइल है वो भी यहीं पर अटैच होगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर लिवर और पैंक्रियास, क्योंकि उसकी सिक्रिएशन भी बेसिकली कहाँ जानी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि प्रॉपर आप बोल सकते हो कि प्रॉपर वहां पर एब्जॉर्प्शन हो सके। सबसे पहले हमें पता है कि पहला ऑर्गन हमारे पास कौन सा है, ऑर्गन, सबसे पहला ऑर्गन आपको पता है कि पैंक्रियास। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो यहाँ पर जो पैंक्रियास है वो हमने क्या स्टडी किया था कि पैंक्रियास जो है वो कभी कभी आपके पास एज एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू काम करता है और कभी कभी आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है अपने फंक्शन, तो याद रखिएगा इन दिस केस इट इज परफॉर्मिंग एज एक्सोक्राइन पैंक्रियास। ठीक है जी। एक्सोक्राइन पैंक्रियास जो है वो आपको पता है प्रोड्यूस करता है एक ही जूस, और वो जूस है आपके पास पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रिएशन आप बोलो या प्रोडक्शन में कौन हेल्पफुल होता है आपके पास, ऑफ कोर्सली योर एक्सोक्राइन। अब इन पैंक्रियास का काम क्या है यहाँ पर, ये सबसे पहली बात, उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है। एक तो आपके पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज या अमाइलोप्सिन। एक तो उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर आपके पास क्या होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज या अमाइलोप्सिन। पैंक्रियाटिक अमाइलेज और अमाइलोप्सिन आप बोल सकते हो समटाइम्स, जो कि किसमें हेल्पफुल है, ऑफ कोर्स ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, तो ये आपकी डाइजेशन करवाएगा किसकी, ऑफ कोर्स योर स्टार्च, जो कि आपको पता है स्टार्च किसमें कन्वर्ट होना है लेटर ऑन, किसकी डाइजेशन में हेल्पफुल है आपके पास, स्टार्च की। और स्टार्च हमें पता है किसके अंदर ट्रांसफर होता है, इनटू द माल्टोज और आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज ऐसे ही नो कि हमने कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी किया था कि माल्टोज एंड द ग्लूकोज कंबाइनली फॉर्म द स्टार्च। सो द योर एक्सोक्राइन पैंक्रियास, स्पेशली पैंक्रियाटिक जूस विच इज इन्वॉल्व, जो अपने अंदर समाया हुआ है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो इन्वॉल्व है किससे, स्टार्च की डाइजेशन में, और किसने वो उसको चेंज करी है टू द माल्टोज। और दूसरी बात, उसके अंदर एक और चीज होती है, वो होती है आपके पास ट्रिप्सिन, एज यू नो। और वो ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिन के साथ कंबाइन होकर, इसके साथ एक और चीज क्या मौजूद है, ट्रिप्सिन प्लस काइमोट्रिप्सिन। ठीक है जी, एक चीज आपके पास ट्रिप्सिन मौजूद है एंड सेकेंड वन यू हैव द काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों आपको पता है ये डाइजेस्ट हमारे पास प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व है, जो कि ट्रिप्सिन जो है वो ऑलरेडी एक आप बोल सकते हो एंटेरोकाइनेज के थ्रू वो ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, जो कि पैंक्रियास से आया था, पैंक्रियाटिक जूस से आया था, और इट इसमें इन्वॉल्व है टू द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है जी।
सो पेंक्रियाज के आप बोल सकते हो प्रोटीन की डाइजेशन में आपके पास कौन इन्वॉल्व है? ऑफ कोर्सली इट इज योर प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की। ये और दूसरी बात आपको पता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो लाइपेज भी समटाइम्स मौजूद होते हैं और समटाइम्स सोडियम कार्बोनेट। समटाइम्स वी गॉट लाइपेज as well as sodium कार्बोनेट। अक्सर जो एंजाइम्स हैं वो अपने नाम से ही अपनी पहचान बताते हैं। लाइपेज है तो फैटी किसको डिसॉल्व करेगा? याद रखिएगा, ये फैटी एसिड्स को डिसॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। फैटी एसिड से रिमार्केबल एक फैक्ट है, वो ये कि फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म जो है वो अक्सर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर परफॉर्म होती है स्पेशली उसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैटी एसिड टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, ये एक फैक्ट आपने याद रखना। और लाइपेज आपको पता है फैटी एसिड और उसके साथ साथ ग्लाइसरोल की डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल याद रखिएगा, मैं ये सारे कंपोनेंट्स आपको बता रही हूँ ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट की बात करें, अभी सोडियम कार्बोनेट ऑफ कोर्स रिएक्ट करेंगे ऑन द अब वहां पर जो पीएच आई जब स्टमक से आया काइम, तो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास सोडियम कार्बोनेट मौजूद है। न्यूट्रलाइजेस काइम, ये सारे पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होती हैं चीजें। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। हमने क्या देखा कि अब बोलस आया यहाँ से, अब ये बोलस जब आया तो आपको पता है स्टमक जो है वो यहाँ से कंप्रेस होगा, फिर वो वाइट होगा, फिर ये बोलस जब यहाँ तक आया, फिर इसको डिसॉल्व करते हुए अब इसकी एक नई शक्ल बना चुका है जिसे हम काइम बोल रहे हैं। अब वो काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा चुका है। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पेशली सबसे पहला पार्ट जिसके अंदर वो ड्रॉन होता है जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर वो सबसे पहले ड्रॉन। अब ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास ड्यूडेनल म्यूकोसा प्रेजेंट है। म्यूकोसा वो कंटेन करता है आपके पास इंटेरोकाइनेस। इंटेरोकाइनेस एंजाइम इसके अंदर मौजूद है जो कि क्या कर रहा है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में चेंज कर रहा है। और दूसरी बात ड्यूडेनल म्यूकोसा हमारे पास एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि स्टिमुलेशन करवाता है हेपाटिक एंटी पैंक्रियाटिक सिक्रिएशन की। यानी कि जितना ये जो एक्सोक्राइन पेंक्रियाज अभी इसने क्या सिक्रिएट किया पेंक्रियाज, इसमें आपने क्या देखा कि इसमें पेंक्रियाटिक अमाइलेज मौजूद है, आप समटाइम्स को अमाइलोप्सिन बोलते हो, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल है। द प्रोटीन लाइपेज यू हैव व्हिच इज इन्वॉल्व इन द फैटी एसिड्स डाइजेशन एंड द ग्लाइसरोल, एंड यू हैव द सोडियम कार्बोनेट व्हिच न्यूट्रलाइज द। तो ये सारी चीजें पेंक्रियाटिक जूस हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रिप्सिन है उसको किसने एक्टिवेट किया? आपके ड्यूडेनल म्यूकोसा ने, और उसकी हेपेटिक एंटी पैंक्रियाटिक सिक्रिएशन किसने करवाई? आपके पास ड्यूडेनल म्यूकोसा ने। आई होप आप अब को रिलेट कर पा रहे हो अपने थिंग्स को, ठीक है जी। और फिर हमारे पास एक और आप बोल सकते हो कि इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व है, दैट इज योर लिवर। लिवर भी आपको पता है एक लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ आवर बॉडी विच प्रोड्यूस द बाइल। अब बाइल की प्रोडक्शन करवाई लिवर ने, उसको कहाँ भेजा गया? ड्यूडेनम। बाइल के अंदर क्या क्या मौजूद है? बाइल के अंदर आपको पता है बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स मौजूद हैं। बाइल सॉल्ट एंड यू हैव द बाइल पिगमेंट। ये दोनों की दोनों चीजें आपके पास किसके अंदर मौजूद हैं? लिवर के अंदर। अब बाइल सॉल्ट्स को आपको पता है ये एमल्सिफिकेशन करवाता है, फीचर्स क्या बोल सकते हो? एमल्सिफिकेशन द प्रोटीन व्हिच कन्वर्ट इनटू द स्मॉल ग्लोबुलर्स, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास उसको चेंज करता है। आप बोल सकते हैं कि फैटी एसिड्स, प्रॉपर वर्डिंग यूज करते हैं,
ये इमल्सिफिकेशन करवाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इमल्सिफिकेशन करवाएगा ऑफ फैटी एसिड्स की इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स। इमल्सिफाई करवाता है ये फैटी एसिड्स को इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है जी। अब बाइल पिगमेंट आपको पता है क्या है कि आप बोल सकते हैं जब फीसेस प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग्स, उनको कलरेशन जो है वो प्रोवाइड कौन करता है, आपके बाइल पिगमेंट्स। ठीक है जी। सो वी कैन से इट इम्पार्ट द कलर, इम्पार्ट कलर टू फेसेस। ठीक है, तो फेसेस को जो प्रोवाइड करता है कलर, वो आपके पास लिवर है। एक और ग्लैंड जो है वो, सॉरी ग्लैंड आप बोलो या सॉरी ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है, और वो है आपका गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, अब गॉल ब्लैडर की बात करें अगर हम, तो गॉल ब्लैडर आपको पता है सबसे पहली बात कि ये लिवर के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, so suppose this is your first part of the duodenum। अब duodenum के साथ साथ आपके पास यहाँ पर लिवर भी एसोसिएटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पेंक्रियाज भी मौजूद है, सपोज कर लेते हैं हम। और आपको पता है लिवर के बिल्कुल ठीक नीचे आपके पास गॉल ब्लैडर मौजूद है। अब ये गॉल ब्लैडर लिवर में जो भी प्रोडक्शन बनानी है बाइल की, वो स्टोर बेसिकली कहाँ पर होती है, इट विल स्टोर इनटू द गॉल ब्लैडर। तो बाइल की स्टोरेज के अंदर किसका हाथ है, ऑफकोर्सली गॉल ब्लैडर का। ये जो गॉल ब्लैडर है ये स्टोर करता है, मेनली बनाता तो हमारे पास लिवर है, लेकिन उसको स्टोर करना और उसको भेजना इनटू द डिडिनम, ये गॉल ब्लैडर का काम है, और यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस आता है इनटू द डिडिनम। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर हो गया और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई रिगार्डिंग टू द डिडिनम। नाउ लेट्स मूव टू द डिडिनम एंड इलम। ठीक है, हमें पता है वो भी दोनों इसी के ही पार्ट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास डिडिनम और हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 मेन लेयर्स हैं। तो डिडिनम को हमने सेपरेटली स्टडी किया, व्हाई, बिकॉज वो थोड़ा सा लेंथी था। अब रही बात डिडिनम और सॉरी डिडिनम एंड इलम की, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी लेंथ के बारे में। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो रिमेम्बरिंग फैक्ट है वो आपने लेंथ। अब अगर आप पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के 5 हिस्से कर दो, या बात थोड़ा गौर से सुनिएगा, अगर आप पूरी इंटेस्टाइन के 5 हिस्से कर दें और उन 5 वो हिस्सों का जो दूसरा हिस्सा होगा 2/5 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज योर डिजिनम। क्या मतलब इसका, अगर सपोज यू हैव अ बॉक्स, ये आपके पास बॉक्स है, आपने इसके 1 2 3 4 5 पार्ट्स कर दिए, ये 5 पार्ट्स है, यानी कि इसका 1 2 3 4 ये 5, इसका 1 और 2 पार्ट ओवर द 5 पार्ट्स ये हमारे पास डिजिनम कंटेन करता है। वह जो आपके पास इलम है, जो कि आपको पता है कि लॉन्गेस्ट पार्ट है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 3/5 पार्ट कंटेन करता है। आप ऐसा बोल सकते हो 3/5 पार्ट, ये आपके पास 3/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन करता है। अगर हम इसको मीटर्स में देखें तो जिजिनम जो है वो आपके पास 2.4 मीटर लेंथ है इसकी, 2.4 मीटर, वाहिल द एलम कंटेन 3.6 मीटर लेंथ। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, मैं यहाँ पर जनरली बात कर रही हूँ। अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखना चाहो, आपको कभी मूड हो और आप अपनी आंसर निकालना कैलकुलेट करने बैठ जाओ, तो मे भी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट। ठीक है जी, तो अब इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं।
जो के फूड डिडनम के थ्रू एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट ना हो सका, वो करेगा कौन? आपके डिडनम एंड इलम। किसके वजह, किसके थ्रू? वहां पर एक जूस मौजूद होता है, पता है वो कौन सा जूस है? दिस इज योर इंटेस्टियल ट्यूब जूस, इन दोनों के पास, ठीक है जी, इन इंटेस्टियल जूस, जो के आप बोलो खाना ड्यूडियम ड्यूडियम एब्जॉर्ब न कर सका, यहाँ पे सब बोल सकते हो डाइजेस्ट न कर सका, वो सारा का सारा खाना अब कहाँ पर आकर डाइजेस्ट होना है इनटू द ड्यूडियम एंड इलम विद द हेल्प ऑफ द intestinal juice. There is a little bit mistake. Intestinal juice, ठीक है जी। तो ये जूस कहाँ पर मौजूद होता है जो कि हेल्प आउट करवाता है, इसका काम सिर्फ इतना है और एब्जॉर्प्शन करना, बस। अब इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग हमारे पास कितने एंजाइम्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। तो एज यू कैन सी, सबसे पहले हमारे पास जो एंजाइम है अमाइनो पेप्टाइडेज, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्वॉल्व है। इसका जो सबस्ट्रेट इस पर आकर एक्ट करता है वो है पॉलीपेप्टाइड। अब ये नाम से ही जाहिर कर रहा है कि इससे अपना प्रोडक्ट जो है वो डाइपेप्टाइड को ही रखना है। अब अगर हम एंजाइम इराइप्सिन की बात करें तो इराइप्सिन का सबस्ट्रेट है आपके पास, एज यू नो दैट इज डाइपेप्टाइडेज। अब सबस्ट्रेट आ गया, अब इसकी जो प्रोडक्शन होनी है वो है अमाइनो एसिड। Then we have the lipase, its regarding substrate is fats and product will be the fatty acids and the glycerol. Secondly, we have the maltose, which act with a substrate maltose and then produce glucose. ठीक है जी। Lastly, we have the lactose, जिसका substrate है हमारे पास lactose, सॉरी लैक्टेज, ठीक है, उसका सबस्ट्रेट है हमारे पास लैक्टोज एंड लेटर दे विल प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यहाँ पे सब बोल सकते हो कि वो एंजाइम तोड़ने में हेल्प करेगा। ये अमाइनो पेप्टाइडेज किस पे एक्ट करेगा? पॉलीपेप्टाइडेज पे एक्ट करेगा और उसको डाइपेप्टाइडेज बनाएगा। इराइप्सिन आपको पता है सबस्ट्रेट उसका, यानी कि वो इस पर एक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट वो अमाइनो एसिड। इस तरह से हम एंजाइम का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियरली डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है जी। अब इसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्ब क्या क्या चीजें करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि डाइजेस्ट द फूड मेनली टेक्स प्लेस इन द इलम। रिमेंबर दिस, एब्जॉर्प्शन जो है ना वो मेनली इलम के अंदर ही परफॉर्म होती है। एब्जॉर्प्शन ओके, सबसे मेनली जो एब्जॉर्प्शन है वो इलम के अंदर ही हमारे पास परफॉर्म होती है। आप सब बोल सकते हो क्यों इलम के अंदर क्यों होती है? अब आपको पता है कि जैसे कि इलम के अंदर हमारे पास विलायस मौजूद है। विलाय जो है एक छोटे छोटे से आप बोल सकते हो, अगर ये आपकी सपोज करें दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम इस स्ट्रक्चर को जूम करके देख रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटे छोटे विलाय मौजूद होंगे इस तरह से कुछ वेजिकल्स की शेप में। अब इन विलायस के अंदर अगर आप मजीद इनको जूम करो ना तो इनके छोटे 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 माइक्रो विलायस यहाँ पर इस तरह से कुछ मौजूद होंगे। ये माइक्रो विलायस जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड और वो विलाय को देते हैं, यानी कि इलम के अंदर हमारे पास विलाय मौजूद है और उनके अंदर हमारे पास माइक्रो विलाय मौजूद है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन जो है वो फूड की करते हैं, फिर उसको वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इनटू द ब्लड, एज वी नो। तो मेनली रिमेंबर दैट कि मेनली जो डाइजेशन है वो सॉरी एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास इलम के अंदर होती है क्योंकि वहां पर विलाय मौजूद है। और रही बात शुगर एंड अमाइनो एसिड्स की, तो वो एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड कैपिलरीज थ्रू द माइक्रोविलाई, एज वी नो। जो हमारे पास शुगर है कौन कौन सी? एक शुगर और दूसरे अमाइनो एसिड्स, ये किसके अंदर आप बोल सकते हैं एब्जॉर्ब होंगे? ऑफ कोर्स इन योर ब्लड के अंदर थ्रू द विलाय। एंड
you have some fatty acids as well. The fatty acids and the glycerol will absorb directly into the blood stream. ये blood capillaries के अंदर याद रखिएगा, इनको ब्लड कैपिलरीज जो है वो एब्जॉर्ब करेंगी, लेटर देन वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज सकती हैं। बट जो फैटी एसिड्स हैं, एज यू नो के फैटी कैपिलरीज की वॉल्स हैं हमारे पास क्या होती हैं, दे आर लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। तो फैटी एसिड्स और जो ग्लाइसरॉल है, दे आर एबल टू मूव डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम याद रखिएगा, इनको किसी की जरूरत नहीं ना कैपिलरीज की ना वेसिकल की ट्रांसफर करने के लिए, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। इसीलिए हाँ आप इसे बोल सकते हो कि इंसान जो है वो जल्दी मोटा हो सकता है अगर वो फैटी चीजें ज्यादा खाता रहे, क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारे पास इजीली मौजूद है कि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल कर रहा है और किसी न किसी कोने में वो जाकर स्टोर होता रहेगा और वो एक थिक लेयर फॉर्मेशन करता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ एब्जॉर्प्शन थी रिगार्डिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे पास एक लास्ट रह गया और वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाट अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन? आपको पता है कि सबसे पहले जो स्टमक से फूड जो आया था इन द फॉर्म ऑफ द काइम, ठीक है जी, वो पहले ट्रेवल करता हुआ गया, ट्रेवल किया उसने पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में, अब उसकी फूड की एब्जॉर्प्शन हो गई है। अब वो सबसे पहले आएगा किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास क्या है? इट इज द ट्यूब, आप बोल सकते हो, विच कनेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द एनस, ठीक है जी। तो ट्यूब connecting small intestine and your anus। तो एनस को आप बोल सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करने वाली ट्यूब हमारे पास क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली हम इसके सबसे पहले इसके टाइप्स को डिस्कस करें अगर, so as you know it mainly contains three types, mainly, ठीक है। First one we have the cecum, then colon, then rectum। उनकी तरफ बाद में जाते हैं, पहले हम बात करेंगे सीकम के बारे में। अब सीकम सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है? ये आपके पास एक ब्लाइंड पाउच है which is attached with the finger-like projections or appendix of the स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे पहले जो कनेक्ट हो रहा है वो है आपका पार्ट, ये जो आपके पास ये सीकम आप बोल सकते हो। सो ये एक ब्लाइंड पाउच है which is connected with small finger-like projections, ओके। तो सीकम सबसे पहले। अब सीकम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है कॉलोन। पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके फंक्शंस को भी देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव द कॉलोन। अब कॉलोन जो है वो आप देख सकते हो, जो ये पूरी डक्ट जो जा रही है आपके पास, जो पूरी डक्ट है इसे हम कॉलोन बोलते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है असेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन यानी कि ये ऊपर जाना, इतना आपके पास ही क्या है? एक असेंडिंग कॉलोन। आफ्टर द असेंडिंग कॉलोन वी हैव द ट्रांसवर्स, ये आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स colon and later then we have the descending transverse, sorry ये transverse हो गया ये पूरा, और ये हो गया आपके पास descending, नीचे जाने वाला descending colon। आप देख सकते हैं कि नेम जो है वो इनके appropriated स्ट्रक्चर को देखकर ही डिजाइन किए गए। एंड लास्टली वी हैव द sigmoid colon, ठीक है जी, जो कि कनेक्ट होता है विद द, ये जो सिग्माइड पार्ट है आपके पास इसे हम बोलते हैं, और ये किससे कनेक्ट होगा? लेटर ऑन रेक्टम के साथ।
ये किससे कनेक्ट होगा? रेक्टम के साथ। और आपको पता है रेक्टम ही वो मेन जगह है, आप ऐसा बोल सकते हो, जहां पर एंडिंग होगी और वो कनेक्ट होगा विद द एनस। ठीक है जी। सो एनस से कनेक्ट होने वाली जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो है आपका रेक्टम एंड इट मेनली कंटेन टू स्पिक्टर्स। सबसे पहली बात, ये एनस से कनेक्ट हो रहा है एंड इट कंटेन मेनली टू स्पिंक्टर। अब वो कौन कौन से हैं दो? एक तो पहले आपके पास आ जाता है इंटरनल, यानी कि टू स्पिक्टर्स हैं, इसके पास एक है इंटरनल। जो इंटरनल वाला है रेक्टम के इंटरनल पार्ट आप अगर बोलो तो ये वॉलंटरी है। एक हमारे पास क्या है? फर्स्ट वन वी हैव द इंटरनल स्फिंक्टर विच इज वॉलंटरी, यानी कि वो आपके इख्तियार में है, आप उसको जब चाहे जिस तरह मतलब यूज कर सकते। नेक्स्टली वी हैव द सेकंड स्फिंक्टर जिसे हम ऑफ कोर्स ही एक्सटर्नल ही बोलेंगे और जो कि इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी, ठीक है जी। सो फीसिस की स्टोरेज जो है वो बेसिकली हमारा इंटरनल वॉलंटरी में होती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो इजेक्ट होता है फ्रॉम द एनस। ये तो बात हो गई हमारे पास स्ट्रक्चर की और स्फिंक्टर्स। व्हाट अबाउट द फंक्शन? फंक्शन क्या है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन का? तो सबसे पहला फंक्शन वो तो आप बोल सकते मेन फंक्शन इसका, इसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहला और मेन फंक्शन एक अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है ऑफ वाटर एंड सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपके पास मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो चुके हैं, बाकी बचे जो सॉल्ट एंड वाटर वो आपके पास किसके अंदर इन्वॉल्व एब्जॉर्ब हो रहे हैं इनटू योर लार्ज इंटेस्टाइन। और याद रखिएगा एक और मेन चीज क्या, कि हमारे पास एक विटामिन भी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस विटामिन, और वो विटामिन मोस्टली आपने सुना होगा विटामिन के। किसके थ्रू? हमारे पास हमारे इंटेस्टाइन में आपको पता है बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ई कोली उसकी की एक एग्जांपल है। ठीक है जी। तो ई कोली जो है वो आपके पास एक एग्जांपल है ऑफ बैक्टीरिया जो कि स्पीशी है जो कि करती है प्रोड्यूस क्या? विटामिन के, या सिंथेसिस करती है विटामिन के। हम सिंथेसिस वर्ड यूज करें तो वो ज्यादा बेटर लगेगा। इट सिंथेसाइज विटामिन के। अब वो ई कोली बैक्टीरिया जो है वो किसके थ्रू आपके पास करेगा? वो बाय इंटेस्टिनल जो माइक्रोफ्लोरामेंट्स थे उनकी थ्रू वो विटामिन के की सिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है। ये दो फंक्शन हो। और तीसरा जो अभी अभी हमने डिस्कस किया और वो तीसरा फंक्शन क्या था? इट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फीसिस, यानी कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो था वो अभी तक हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन रहा, उसके अलावा बाकी सारे ऑर्गन्स आपके पास इजी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सबसेक्शन में आपसे मुलाकात होगी विद अ न्यू सबसेक्शन एंड न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी आपको समझाने की। ठीक है जी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी बहुत बड़ी बात है। अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।